Hello everyone, this is Meenu Thakur. So in this session we will cover the last unit of your syllabus, that is IT Act, Information Technology Act 2000 ईयर। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम इसमें जो IT एक्ट में जितनी भी आपकी कुछ टर्म्स जो यूज़ हुई हैं सबसे पहले हम उसको समझेंगे। तो स्टार्ट विद द साइबर स्पेस। बच्चों, साइबर स्पेस क्या होता है? बेसिकली इट रेफर्स टू द वर्चुअल कंप्यूटर वर्ल्ड। सो ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि आपको पता ही है कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है। अभी देखो ये लेक्चर भी अगर डिलीवर हो रहा है तो विद द टेक्नोलॉजी। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी वी बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, मी एंड यू। सो नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड। अब जो ज़माना है वो टेक्नोलॉजी का है, लेकिन हर चीज़ के जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ कुछ नुकसान भी होते हैं। तो ये जो साइबर स्पेस है ये एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पे एक ह्यूज नेटवर्क काम कर रहा है, और एक ऐसा नेटवर्क है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये क्या दिखाई देता है? नहीं, ये कहीं पे भी दिखाई नहीं देता। जैसे कि हम कहीं ऑफिस जाते हैं, कोई मार्केट प्लेस है, तो फिज़िकल हमें चीज़ें दिखती है ना, लेकिन ये जो साइबर स्पेस है ये वर्चुअल है, जो दिखता नहीं है बट एक्टिविटी सारी उसमें चल रही है। हम सब कनेक्ट हैं। जैसे कि अब देखो, रिश्तों के लिए जब शादियां हुआ करती थी पहले तो पंडित का सहारा लेना होता था, लेकिन अब क्या है, अब शादी.com है जी, इन सब से भी हम सारे एक दूसरे से कनेक्ट होकर शादियां हो रही है। इवन दिस लॉकडाउन सिचुएशन में भी ये सब हो रहा है। तो ये कैसे हो पा रहा है? साइबर स्पेस की वजह से हो रहा है। तो अगर हम इसे और स्पेसिफिकली करें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है विच इज़ यूज टू फॉर्म अ ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क को क्रिएट करता है, बनाता है टू फैसिलिटेट ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ये किस चीज़ के लिए अवेलेबल है, किस चीज़ का ये काम करता है? शेयरिंग इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। ठीक है। तो इट इज़ अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क मेड अप ऑफ मैनी वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट एम्प्लॉय TCP एंड IP। ये जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं ये काम करता है उस कनेक्शन को, नेटवर्क को जोड़ने में। ठीक है। तो इसका अगर कोर फीचर्स देखेंगे तो वो इंटरेक्टिव एंड वर्चुअल इन्वायरमेंट फॉर अ ब्रॉड रेंज ऑफ पार्टिसिपेंट। अब हमें समझ में आया कि ये साइबर स्पेस क्या है। ये यूज़र्स को अलाउ करता है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, इंटरेक्ट होने के लिए। एक दूसरे के आइडियाज़ है जो वो भी शेयर हो सकते हैं। कोई अमेरिका में बैठा है, कोई इंडिया में बैठा है, तो आपस में एक दूसरे को वो कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो शब्द था ये इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? विलियम गिब्सन ने किया था, और एक बुक उसने लॉन्च कर दी थी 1984 में। नेम वॉज न्यूरोमेंसर। उस टाइम लोग कह रहे थे कि भाई लोगों का काम होता है, उस पॉइंट पे तो हर कोई बेवकूफ़ बताता है, बट आने वाले टाइम में वो चीज़ रियलाइज़ होती है। जैसे ये जो आपका ये वायरस चल रहा है, इस वायरस कोरोना वायरस का भी जिक्र पहले ही कर दिया गया था। अब कुछ अगर हम रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आ रहा है कि सोशल नेटवर्क में आ रहा है। सोशल नेटवर्क अगेन इज़ अ साइबर स्पेस का पार्ट ही है कि भाई रामायण में भी ये 8वां जो अध्याय है उसमें ये लिख दिया गया था कि इस टाइम पे ये चीज़ जो है ये क्रिएट होगी। तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये 1984 में ही गिब्सन ने बता दिया था, और ये कुछ सालों के बाद देखा गया कि हाँ ये रियलाइज़ होने लगा। अब ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है? इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। हमें पता ही है कंप्यूटर की लैंग्वेज ही होती है बिट एंड बाइट्स, और ये 0 एंड 1 में चलता है, और ये इतनी फास्ट स्पीड से काम करता है। ये 0-1 की जो कोडिंग लैंग्वेज होती है ये बहुत ही सेकंड्स में बदलती रहती है। तो ये जो साइबर स्पेस है इट इज़ अ वेरी डायनेमिक, इट इज़ अ वर्चुअल इन्वायरमेंट, और इट कैन बी डिफाइंड एज अ, अब ये एक नेटवर्क है जहाँ पे ये सारे काम चल रहे हैं। लेकिन जैसे कि हम फिज़िकल वर्ल्ड में देखें, जब हम मार्केट में जाते हैं, जब दो लोग मिलते हैं तो कम्युनिकेशन होता है आपस में। एक दुकानदार का होगा, एक कंज्यूमर का होगा, कुछ बहस भी होगी। कभी कभी देखते हो कुछ दुकानदार इधर उधर हुआ तो कस्टमर ने उसको कुछ चीज़ उससे चुरा ली। ठीक है, कुछ हेरा फेरी कर दी, दुकानदार ने कर दी, कस्टमर ने कर दी। तो ये चीज़ें विजिबल उस टाइम पे नहीं होगी, लेकिन बाद में हो सकती हैं। इजीली पता चल जाएगा, कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी में अगर कोई क्राइम होता है तो वो बहुत मुश्किल से रोका जा सकता है। मतलब बहुत मुश्किल से, वो एक तो पहले ही ग्रैब करना ही उसे बहुत मुश्किल होता है। तो जो साइबर क्राइम है
ये एक ऐसा क्राइम होता है जिसमें कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है, जैसे कि उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या क्राइम हो सकते हैं, कुछ हैकर्स हो सकते हैं, कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दो लोग के बीच की है, उस इंफॉर्मेशन का मिस यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो ये दिस इज़ नोन एज साइबर क्राइम। तो भाई जब इतने गुनाह होंगे, इतने इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन होगा, उसके लिए एक प्रोटेक्टिव मेज़र भी होना चाहिए। तो इसीलिए निकल कर आया एक शब्द और आता है हमारे बीच में, वो है आपका साइबर लॉ। तो इस साइबर लॉ के अंदर क्या है, इट विल डील विद द लीगल इश्यूज विच आर रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ कम्युनिकेटिव, transactional and distributive aspects of networked information technologies and devices। अब जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो टेक्नोलॉजी से इंफॉर्मेशन चल रही है, जैसे कि मान लो अब व्हाट्सएप ग्रुप है, आपका व्हाट्सएप है, ठीक है, आपने किसी को इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपने दी है और कोई थर्ड पर्सन उस सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ करता है और बहुत लंबे चौड़े में हानि पहुंचाता है, तो आप उसके केस के लिए, आप उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हो। तो उसका लिए एक स्पेशल एक्ट बनकर आया साइबर लॉ के नाम से। इट इज़ नोट एज अ डिस्टिंक्ट एज द प्रॉपर्टी लॉ। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो फर्दर इट कंसर्न्स itself with individuals and institutions which play an important part in providing access to cyberspace। तो ये तमाम के लिए कंसर्न है, तमाम को ये फ़ायदा देता है, बचाता है, प्रोटेक्ट करता है क्राइम से, जो साइबर क्राइम्स है उससे प्रोटेक्ट करता है। वहीं पे एक शब्द और निकल के आया, ई कॉमर्स। क्यों? क्योंकि जो हम साइबर स्पेस, जो टेक्नोलॉजी है, वो हम अपनी आम जिंदगी में भी यूज़ करते हैं। व्हाट्सअप करना, मेल करना, सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक है, चैट है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि एक केस मेरे सामने आया था, मेरे सामने ही क्या, वो तो मैं शेयर नहीं कर सकती, वो सीक्रेटिव है, लेकिन जैसे आता है कि कोई लड़की की आईडी चुरा ली है, उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, उसको ऐसे मॉब जो है उसको, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसके साथ अश्लीलता की जा रही है। तो ये सब भी किसका ही आउटकम है, यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये हमारी आम जिंदगी में हमने देखे कि हम जहाँ टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है वहाँ पे उसके क्राइम्स भी हैं। इसी तरह से सरकार भी है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है, आपका बिजनेस लाइफ में यूज़ होता है, जो नाउ डेज वेरी इट्स गेटिंग वेरी पॉपुलर एमंग अस। तो वो है आपका ई कॉमर्स विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो ये जो है अब घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग होती है। इवन अभी इस लॉकडाउन सिचुएशंस में जब सारी दुकानें बंद है, बट स्टिल समथिंग इज़ गोइंग ऑन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जो ट्रांजैक्शंस है बिज़नेस का, वो कहीं हद तक थोड़ा थोड़ा जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं वो डिलीवर की जा रही हैं घर तक। तो ये आपका इसमें क्या यूज़ होगा, इंटरनेट होगा, ट्रांसफ़र ऑफ मनी होगी। जैसे पेटीएम से आपने ट्रांसफ़र किया, अब वो अगर आपका कोई पेमेंट चुरा लेता है, तो यहाँ पे हमारा जो साइबर क्राइम है, अगर हम प्योर इसका मीनिंग देखें तो इट रेफर्स टू द क्राइम्स अगेंस्ट कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम वेयर द एम इज़ टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ डिवाइस और डिनाई एक्सेस टू अ लेजिटिमेट यूज़र। तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी टेक्नोलॉजी, जैसे आप पेटीएम यूज़ करते हैं, आपने अपना पासवर्ड डाल रखा है भीम यूपीआई या मनी ट्रांसफ़र का, लेकिन क्या पाते हो, किसी हैकर ने आपकी मनी ट्रांसफ़र भी कर ली है और उसका कोड भी चेंज कर दिया है। तो दिस इज़ कॉल्ड अ क्राइम, साइबर क्राइम। तो करंटली देयर आर टू मेन स्टेटस विच इंश्योर साइबर सिक्योरिटी। इसी चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, साइबर सिक्योरिटी। सो वी have in India, we have two main statutes, two main acts. First is Indian Penal Code 1860. नेक्स्ट वी हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। यहाँ 200 लिखा है ये, बट ये 2000 है, 0 आई थिंक पता नहीं कैसे मिस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका जो बिजनेस लॉ में जो सब्जेक्ट में आपका यूनिट 5th है, जो लास्ट यूनिट है, वो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। तो ये बहुत ही डायनामिक टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें कंसेप्ट के साथ साथ हम जो करंट सिनेरियोज में जो भी हमारे करंट के एग्जाम्पल्स हैं उनको भी साथ में इंटर रिलेट करते हुए चलेंगे। तो ये जो एक्ट आया था ये 2000 में आया था। इट वाज नोटिफाइड ऑन अक्टूबर 17, 2000। ठीक है।
इट इज़ द लॉ दैट डील्स विद द साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन इंडिया। इसीलिए मैंने आपको ये समझाया क्योंकि ये एक्ट जिसके लिए बना है साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम को समझने के लिए हमें साइबर स्पेस समझना था, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो इसमें अब हम देखेंगे आईटी एक्ट के जो है कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, कुछ फीचर्स है। अब जैसे हम 1996 की बात करें तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, हम इसके मेंबर होने के साथ साथ हम इसकी डायरेक्शंस को भी फॉलो करते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन वी हैव अडॉप्टेड द मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द लॉ इन डिफरेंट कंट्रीज। तो भाई क्योंकि हम एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ा हुआ है, अगर उसके लॉज अलग होंगे, हमारे लॉज अलग होंगे, तो चीज़ें सॉल्व ही नहीं हो पाएंगी। इसीलिए क्या निकल के आया कि एक ऐसा कॉमन लॉ आया जो उनको भी फ़ायदा और हमें भी फ़ायदा होगा मैटर को सॉल्व करने में जल्द से जल्द। इसीलिए जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशंस की, उसने भी रिकमेंडेशंस दी कि हर कंट्री को यही मॉडल को कंसीडर करना चाहिए बिफोर मेकिंग चेंजेस टू देयर ओन लॉज। तो इंडिया विद दिस इंडिया बिकम 12th कंट्री टू इनेबल साइबर लॉ आफ्टर इट पास्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। वाइल द फर्स्ट अब ये ड्राफ्ट जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लेकर आया था 1998 में, उसके बाद ये रीड्राफ्ट हुआ आईटी बिल 1999 के नाम से, और फिर ये फाइनली इट पास्ड इन मई 2000 और इनैक्ट हो गया अक्टूबर 17 में। अब देखते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहले इसका पहला ऑब्जेक्टिव यही है, इट विल प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन टू द ट्रांजैक्शंस डोन बाय इलेक्ट्रॉनिक चेंज ऑफ द डाटा एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो भाई अगर आप कोई भी कॉमर्स के ट्रांजैक्शंस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कोई पेमेंट कर रहे हैं, आपने फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाया है, कोई भी आपका पेमेंट का कोई भी इशू होता है, तो इस एक्ट के तहत हम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में अगर हम देख रहे हैं कि थोड़ा ओवरव्यू में देखें तो इट प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन टू द ट्रांजैक्शंस डेफिनेटली। सो लुक एट द ऑब्जेक्टिव्स लाइक फर्स्ट, ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू ऑल ट्रांजैक्शंस डन वाया इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अब सपोज आप खुद सोचो कि अगर आपने कोई भी कॉमर्स किया है, ई कॉमर्स किया है, व्यापार किया है, सामान खरीदा है इलेक्ट्रॉनिकली, अगर वो सामान ख़राब आ जाता है, अभी देखते हो कितना ऐसा भी पॉलिसीज कंपनीज़ ने कर रखी है, ई कंपनीज़ ने, कि हाँ भाई अगर आपका सामान ख़राब आया है, एग्जैक्ट जो पिक्चर में दिखाया था वैसा नहीं है, तो आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे। तो ये सब किसके चलते हो रहा है? ये क्या इन कंपनीज़ को किसका डर है? इसी एक्ट का ही डर है। तो ये सेकेंड अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव देते हैं, इट गिव लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर्स ऑफ द ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और मैटर रिक्वायरिंग लीगल ऑथेंटिकेशन। तो जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं हमारे, कई ऐसी ऐप्स हैं, कई ऐसे लॉकर्स हैं जिनका सिग्नेचर मालिक जो है वो डिजिटली करता है। अगर वो भी कोई हैक हो जाता है, उसकी कोडिंग जो है वो हैक हो जाते हैं, तो उसके लिए भी एक लीगल मतलब प्रोटेक्शन है ये एक्ट के तहत। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं, इट फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑल्सो डिपार्टमेंट्स। तो ये एक ऐसा प्रमाण पत्र भी है, एक ऐसा प्रूफ भी है जो ये देता है कि अगर आपने कोई भी ई डॉक्यूमेंट, जैसे अभी तो ये भी था कि आप जो टैक्स पे कर रहे हैं, जो गुड्स वगैरह का है, तो वो भी आपका बिल नंबर है। तो ये जितना भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जितने भी रूल्स हैं, उसको भी ये एक रिकॉग्निशन देता है। इट ऑल्सो फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डाटा। बिल्कुल आपका कितना डाटा स्टोर है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। अगर वो हैक हो जाता है, वो मिसयूज़ हो रहा है, तो उसके लिए भी ये एक्ट जो है आपको प्रोटेक्शन देगा। इट ऑल्सो गिव लीगल सेक्शन एंड ऑल्सो फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स बिटवीन बैंक्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये हमें पता ही है कि जो बैंक का ट्रांजैक्शंस होता है, जो मनी ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रॉनिक मोड से, उसके लिए भी ये आपका एक्ट जो है प्रोटेक्शन देता है। इट ऑल्सो गिव्स लीगल रिकॉग्निशन टू बैंकर्स अंडर द एविडेंस एक्ट 1891 एंड द आरबीआई एक्ट 1934 फॉर कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी मेंटेन हो रहा है, चाहे वो बैंक डाटा मेंटेन कर रहा है, कंपनीज कर रही है, तो उन सब का इंफॉर्मेशन का प्रोटेक्शन कौन एक्ट करता
करता है IT एक्ट 2000। अगर सोचो ये नहीं हो तो कितनी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपकी हैक हो सकती है, जो मिस यूज़ हो सकती है, और उसके बदले में कोई भी जो रिजॉल्व मैटर है, कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो उस मैटर को सॉल्व करे। तो उसके लिए IT एक्ट 2000 का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके कुछ फीचर्स देखें, जैसे कि ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स मेड थ्रू सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आर लीगली वैलिड। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो वैलिड है। अभी जैसे कि मैंने अपना NGO क्रिएट किया था, तो वो भी उसका भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही सारा उसके फीचर्स लिखे गए थे, उसके बोले गए थे, तो वो वैलिड ही कंसिडर किया जाएगा। इट ऑल्सो गिव्स द लीगल रिकॉग्निशन फॉर द डिजिटल सिग्नेचर, जो भी हमने किया है। और इसमें एक ये भी है कि ये एक्ट के तहत एक प्रोसीजर भी मेंशन है कि अगर कोई इस तरीके का ई-कॉमर्स में कोई भी ऐसा होता है, मिसहैपनिंग होती है, मिसकंडक्ट होता है, तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स जो है, थर्ड पार्टी जो है, जो निर्णय लेगी, पूरा मैटर को सॉल्व करेंगे, उसका अपॉइंटमेंट होगा, वो इंक्वायरी करेगी। तो बतौर ये जो है ये क्लॉज दिया गया है IT एक्ट में। इट ऑल्सो गिव्स द प्रोविजन फॉर इस्टेब्लिशिंग अ साइबर रेगुलेटरी एपिलेट ट्रिब्यूनल अंडर द एक्ट। तो ये एपिलेट ट्रिब्यूनल क्या है? ये स्पेशल कोर्ट का फॉर्मेशन होगा जो सिर्फ साइबर क्राइम से रिलेटेड इश्यूज को ही देखेगा, ताकि जल्द से जल्द वो जो केसेस है वो सॉल्व हो सके। It has an appeal against the order of the cyber appellate tribunal is possible only in the high court। तो ये सारे फीचर्स हैं, एक बार आप ग्लांस करेंगे तो आराम से समझ में आएगा। जैसे डिजिटल सिग्नेचर का मैंने यहाँ पे जिक्र किया है कि ये एक ऐसा भी प्रोविज़न देता है जो कंस्टिट्यूट ऑफ साइबर रेगुलेटरी एडवाइजरी कमेटी, क्योंकि इतनी जल्दी डिसीजन नहीं होता है, उसके लिए कमेटी का गठन होगा, फिर ट्रिब्यूनल बनेगा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स होंगे। तो ये सब के प्रोविजन इस एक्ट के तहत है। इवन ये जो एक्ट है इट ऑल्सो अप्लाइज टू ऑफेंसेज और कॉन्ट्रावेंशंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया से बाहर होता है, सोचिए कोई हैकर है, वो बाहर का हमारी इंडियन कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक करता है, तो ये एक्ट के जो प्रोविजंस होंगे ये वहाँ पे भी लागू होंगे, जिसने हमारे इंडियन लॉज के साथ कोई भी छेड़छाड़ की है। इट ऑल्सो सीनियर गिव्स द प्रोविजन लाइक सीनियर पुलिस ऑफिसर्स एंड अदर ऑफिसर्स कैन एंटर इनटू एनी पब्लिक प्लेस एंड सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है IT एक्ट का। तो इट ऑल्सो एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। तो ज़रा एप्लीकेबिलिटी में देखें, अगर हम इसका क्या देखना है हमें, तो इसमें ये मेंशन है कि भाई ये पूरा एंटायर कंट्री को एक्सटेंड करेगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स जम्मू एंड कश्मीर। इन ऑर्डर टू इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर द एक्ट यूजेस आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Further, it does not take citizenship into account and provides extra territorial jurisdiction। तो इसमें important clause है कि जम्मू एंड कश्मीर also covered। Section 1 Clause 2 along with the Section 75 which specifies that the act is applicable to any offence or contravention committed outside India, जो हमने फीचर्स में बताया। तो ये सारी चीज़ें इसकी कैपेबिलिटी है। नॉन एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं, कहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, बेसिकली हमें ये देखना है। तो जैसे कि एग्जीक्यूशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं एक्सेप्ट चेक को छोड़ के जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे ये एक्ट लागू नहीं होता है। इवन इट ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ पावर ऑफ अटॉर्नी अंडर द पावर ऑफ द अटॉर्नी एक्ट 1882। तो उन सब के लिए अलग ही एक्ट है, अलग कानून है, वहाँ पे वो कंसिडर होंगे। क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट, तो जो ट्रस्ट है उसके, तो ये जो ट्रस्ट है उसमें ये एक्ट लागू नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हम विल की बात करते हैं, कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, वो भी इस एक्ट में नहीं आएगा। और जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है उसका अगर सेल का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है डेट इज़ ऑल्सो नॉट कवर्ड अंडर दिस एक्ट। एंड जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट या और सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत कोई भी नोटिफाइड ट्रांजैक्शंस है, डॉक्यूमेंट्स है, वो भी इसमें नहीं आएगा। अब इस एक्ट की नीड्स को ज़रा देखते हैं, ओवरव्यू करते हैं। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए ही ये IT एक्ट की ज़रूरत हुई, वही जो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ वही इसमें है। तो आप इसको थोड़ा सा रीड करेंगे, आपको आराम से ये चीज़ समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। उसके बाद का जो IT एक्ट का हमारा नेक्स्ट इश्यूज होंगे, नेक्स्ट जो भी सब टॉपिक्स हैं डेट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सब टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। स्टे होम एंड बी सेफ।